लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। और छीन लो सिलेक्शन, पानी उसे कहते हैं। चलिए सिलेक्शन को छीनने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स स्टार्ट क्लास, क्लास को स्टार्ट एंड आगाज करते हैं। और ये रहा आपका, देखिए एवं आपका पालमपुर की कहानी है। संसाधन के रूप में लोग है, निर्धनता एक चुनौती है, भारत में खाद्य सुरक्षा है, धरा धरा देखते हैं। देखे रे, चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऑनलाइन वालों जल्दी बोलो। उत्पादन के संगठन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहले यहां ध्यान दो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ऑनलाइन वालों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है उत्पादन के मुख्य कितना कारक होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है उत्पादन का मुख्य कितना कारक होता है। तो उत्पादन का मित्रों चार कारक होता है ना। एक होता है भूमि, क्या होता है भूमि। दूसरा होता है पूंजी, क्या होता है। और तीसरा होता है श्रम, क्या होता है। और चौथा होता है उद्यमी। धमी होता, उद्यमी क्या होता है उद्यमी होता है। उद्यमी को ही बोलते हैं मानव पूंजी, मानव पूंजी, मानव। अच्छा, मानव पूंजी मतलब क्या हुआ। मानव पूंजी मतलब जो मानव टेक्नोलॉजी सीखा है, मानव जो ज्ञान अर्जित किया है, वही मानव का पूंजी है, मानव का पूंजी है। इस प्रकार उत्पादन का चार कारक, उत्पादन का चार कारक होता है, पता है नहीं। जिसमें से देखेगा तो भूमि निर्जीव है और पूंजी निर्जीव है, यानी ये दोनों को बोलते हैं निष्क्रिय। क्या बोलते हैं निष्क्रिय, क्या बोलते हैं निष्क्रिय साधन। निष्क्रिय साधन, उत्पादन का निष्क्रिय साधन। लेकिन श्रम मतलब काम करने वाला, काम करने वाला, कार्य करने वाला, अर्थात मजदूर वगैरह लोग। और उद्यमी यानी जोखिम लेने वाला। उद्यमी मतलब जोखिम लेने वाला, जोखिम लेने के क्षमता रखने वाला। ये दोनों सजीव है, सजीव है तो ये दोनों बोलेंगे सक्रिय। क्या बोलेंगे उत्पादन का सक्रिय साधन। अब बोले उत्पादन का सबसे प्रमुख साधन कौन है। तो उत्पादन का, यह भी क्वेश्चन पूछता है, दम भर पूछता है। उत्पादन का सबसे प्रमुख साधन कौन है। तो सबसे प्रमुख है श्रम। क्या है श्रम, क्या है श्रम, क्या है श्रम, पता है ना। चलो देखते हैं उत्पादन के संगठन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। विचार, क्या विचार करेंगे। तो कौन सत्य है, कौन सत्य है, कौन सत्य है। तो उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी आवश्यकता होता है। यस, भूमि, पूंजी, श्रम आवश्यकता होता है। हाँ, खाली लिखता, केवल अगर लिख देता गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर उद्यमी भी है लेकिन केवल नहीं लिखा हुआ है, यानी तीन गो तो लिखल है ना, तो सही है। इस पर ध्यान देना है। अगला, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी को संगठित करने है तो ज्ञान। हाँ, बिना ज्ञान के कुछ हो पाएगा। काला अक्षर भस बराबर हो जाएगा, ना हो जाएगा। ज्ञान एवं उद्यम की आवश्यकता होती है। यस, जिसे मानव पूंजी कहते हैं। यस, मानव पूंजी, मानव। क्या ये सही है। यस, तो कौन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। बोलो ऑनलाइन वालों, एनी प्रॉब्लम, बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस। तो याद रखना, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। की लिख रहा है पहला, वो कौन थी जो मुस्कुराकर चल, वह कौन थी जो मुस्कुराकर चल गई। चल हट पगली, हम जिक्के जिया मस्ती पढ़ने आ गई। आ गया कि आ गई। चलो यहाँ ध्यान दो। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर
सी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, धर धर बोलो, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, धर धर। भूमि मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। भूमि मापन के संदर्भ में, भूमि मापन के मानक इकाई हेक्टेयर है। यस, भूमि मापन का इकाई तो बहुत है, लेकिन उसमें एगो मानक इकाई हेक्टेयर भी है। हेक्टेयर भी सही है रे, कौन सही है? एक सही है, एक सही है। अगला, एक हेक्टेयर 100 वर्ग मीटर के बराबर नहीं। एक हेक्टेयर किसे बोलते पता है? तो एक हेक्टेयर का मतलब क्या होता है? तो एक हेक्टेयर का मतलब होता है 100 मीटर वाला, 100 मीटर भुजा वाला वर्ग का क्षेत्रफल। 100 मीटर भुजा वाला वर्ग का क्षेत्रफल, 100 मीटर भुजा वाला वर्ग का क्षेत्रफल, 100 मीटर भुजा वाला, यानी वैसा खेत जिसकी भुजा 100 मीटर हो तो उसका जितना क्षेत्रफल होगा वही कहलाएगा एक हेक्टेयर। तो क्षेत्रफल जान गया है ना, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? भुजा वर्ग न रे, तो भुजा स्क्वायर, भुजा यानी 100 का स्क्वायर यानी 10,000, 10,000। तो एक हेक्टेयर 100 वर्ग मीटर नहीं, 10,000, 10,000 वर्ग मीटर। तो ये गलत है। क्या है? कौन सही है? केवल एक, केवल एक नहीं समझा है, बकलोल है। बोलो ना, समझ गया है ना? अच्छा ठीक है ना? आप लोग को बोलेगा एक हेक्टेयर बराबर कितना कट्ठा होता है? तो ये सभी राज्य के अनुसार बदलते रहता है। तो बिहार में एक हेक्टेयर बराबर 79 कट्ठा है। कितना है? 79, 70। और एक बीघा बराबर 20 कट्ठा, 20 कट्ठा यानी एक हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा। एक हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा ना हो जाएगा रे। ये सभी भी याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। बोलो एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन वालों? बोलो नो एनी प्रॉब्लम? अरे बोलो नो एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े। बोलो यस, टेलीग्राम पर शेयर किया है क्या चीज? एकड़ कहाँ लिखा है? हाँ, 1 एकड़ लिखेंगे। एक एकड़ बराबर बिहार में, यह बिहार का बात लिख रहा है, 32 कट्ठा, 32 कट्ठा, 32 कट्ठा। समझ गया है ना? तो यह सब याद रखना है ऐसे आप लोग को जो है, ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों। बोल रहा है हरित क्रांति, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। हरित क्रांति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो चलो, हरित क्रांति के दौरान अधिक उपज वाले बीज, हाँ, हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया गया है। HYV का मतलब है ना हाई याल्डिंग, याल्डिंग वैरायटी, हाई याल्डिंग वैरायटी बीज का प्रयोग किया गया अधिक उपज वाले बीज का माध्यम से। गेहूं, हाँ, पहले तो गेहूं ही, और दूसरा चावल की खेती को बढ़ावा दिया गया। यस, क्या ये सही है? 100% राइट है। अगला HYV जिसको शॉर्ट में हाइब्रिड बीज भी बोलते हैं। HYV बीजों से अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए सिंचाई, यस, सिंचाई चाहिए। रासायनिक उर्वरक, यस, रासायनिक उर्वरक चाहिए। कीटनाशक, यस, कीटनाशक की आवश्यकता होती है। तो क्या ये सही नहीं है? तो कौन सही है?
कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अब यहां पर टॉपिक है हरित क्रांति क्या है, और दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ना है, टॉपिक ना है। तो चलो हरित क्रांति को देख ले, हरित क्रांति को देख ले, हरित क्रांति सुपरा साफ कर दे। चलो हरित क्रांति, हरित क्रांति को धरा धरा देखते हैं, धरा धरा देखते हैं। तो हरित क्रांति दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक 10। तो हरित क्रांति, हरित बोलो, हरित क्रांति का विश्व में जनक बोलते हैं, हरित क्रांति का विश्व में जनक, हरित क्रांति का विश्व में जनक तो नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग कौन देश के थे? यूएसए। कौन देश के थे? यूएसए। इसीलिए बोरलॉग पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार कौन क्षेत्र में? तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में, भारत में, भारत में, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया? एम.एस. स्वामीनाथन, 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 एम.एस. स्वामी। और हरित क्रांति शब्द कौन दिया है? हरित क्रांति शब्द दिया है, हरित क्रांति शब्द दिया है तो विलियम गॉड। कौन दिया है? विलियम गॉड। कौन दिया है? विलियम गॉड। हरित क्रांति का अवधारणा सर्वप्रथम, अवधारणा सर्वप्रथम कौन देश? तो हरित क्रांति का अवधारणा सर्वप्रथम फिलीपींस से। कहां से? फिलीपींस से आया, फिलीपींस से आया। लेकिन मुख्य रूप से शुरुआत, मुख्य रूप से शुरुआत सर्वप्रथम यूएसए। कहां हुआ? यूएसए। कहां हुआ? यूएसए। कहां हुआ? और भारत में हरित क्रांति, भारत में, भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति, हरित क्रांति कब आया? 1966, 67, 67 पता है ना? और हम लोग गेहूं कौन देश से लाए? गेहूं कौन देश से मंगाए? मैक्सिको, मैक्सिको से गेहूं मंगवाए थे, मंगवाए। अब भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति कहाँ आया? भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति कहाँ आया? हरित क्रांति आया था पंजाब। कहाँ आया? पंजाब। कहाँ आया? पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद यूपी, राजस्थान, यूपी। क्या? यूपी। और बोलेगा कि हरित क्रांति से सर्वाधिक फायदा कौन फसल? सर्वाधिक लाभ हुआ गेहूं। किसका? गेहूं। और दूसरा चावल, दूसरा चावल। और नुकसान हुआ मतलब थोड़ा हानि हुआ, थोड़ा हानि हुआ मोटा अनाज का, मोटा अनाज का, मोटा। हरित क्रांति में कैसा बीज का यूज किया गया? हाइब्रिड बीज, HY भी, HY भी मतलब हाई याल्डिंग वेराइटी। अरे यही वाला हाई याल्डिंग वेराइटी, वेराइटी। और जानते हैं और हरित क्रांति के लिए हम लोग क्या क्या पालन किए थे? हरित क्रांति के लिए हमको पालन करना पड़ा, पालन करना पड़ा रासायनिक उर्वरक का, रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया, उर्वरक का उपयोग किया। सिंचाई का उत्तम प्रबंध किया, सिंचाई का उत्तम प्रबंध किया। HY भी बीज का प्रयोग किया, HY भी का प्रयोग किया। खेत का आकार बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और वैज्ञानिक तरीका से खेती किए, खेती किए तो गेहूं का उत्पादन कितना बढ़ गया? गेहूं का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन 500%, 500% क्या हुआ?
बढ़ गया। क्या हुआ? बढ़ गया। गेहूं इतना ज्यादा हो गया कि जहां हम लोग अमेरिका से भीख मांग रहे थे, अब देने वाला बन गए, देने वाला। और इसीलिए सर्वप्रथम एमएसपी, सर्वप्रथम एमएसपी, एमएसपी आया कौन क्षेत्र में? गेहूं में। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी अब गेहूं का उत्पादन छोड़ो और आपका गेहूं आप उत्पादन करो, जितना कर सकता है किसान भाई करो, टेंशन ना लो। अगर आपका गेहूं ना बिकेगा तो सरकार आपके गेहूं के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने वाला है, यानी इतना पैसा आपको मिलेगा तो मिलेगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता। और एमएसपी शुरुआत हुआ 1965 में पहले ही घोषणा कर दिया था। और इसके अनाज के स्टोर के लिए एफसी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1964 पता है ना? हरित क्रांति के बारे में इतना याद रखना, याद रहेगा? बोलो यस, याद रहेगा? अरे बंदर जो हमसे लगातार पढ़ रहा है उसको ऑलरेडी याद है, नहीं याद है रे? अरे याद है? ये रहा आपका हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित। और ये रहा क्वेश्चन, ये रहा, ये भी सही और ये भी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसीलिए इसका चिर हरण। क्या हो गया है? पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ऑनलाइन वाला धारा धारा बोलना है, धारा धारा बोलना है। पंजाब में कृषि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पंजाब में कृषि के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में होता है। यस, सही है, सही है। चूंकि हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में हुआ, पंजाब में। और यहाँ प्रति हेक्टेयर गेहूं और चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसीलिए जब कृषि होगा तो रासायनिक खाद भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नहीं है रे? लाइक कर दो एक बार ऑनलाइन बार। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है। रासायनिक खाद यूरिया, पोटास, डीएपी लगातार देंगे तो क्या मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगा? नहीं, घटता है। क्या होता है? घटता है, कमी होता। इसीलिए जो है बोलता है कि साल में एक बार या दो साल में 3 साल में एक बार दलहनी पौधा जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि वो नाइट्रोजन को प्राकृतिक रूप से अवशोषित करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ा दे। समझा रे? ये गलत है। क्या है? तो कौन, यहां ध्यान दो, कौन असत्य है? कौन असत्य है? तो बेबी असत्य है। बेबी कौन गलत है? बेबी गलत है, बेबी गलत है। समझा? गलते पूछा, गलते। अच्छा बोलेगा देश का, क्या बोलेगा? 2 स्टैटिक पॉइंट लिखो, स्टैटिक पॉइंट। देश का पहला रासायनिक उर्वरक कारखाना कब और कहां? देश का पहला रासायनिक उर्वरक कारखाना कब और कहां? जल्दी बोलो। देश का पहला रासायनिक उर्वरक कारखाना कब और कहां खोला गया? तो 1906 रानीपेट, तमिलनाडु। अरे बगुलबा दरोगा में भी आया हुआ है कि तुम पढ़ता है? यह सब पढ़ता है, 1000 बार पढ़ाए थे। मुड़िया खाली हिलाता है, 10 बार कौन सी हजारों बार से बोलते रहते हैं। 1906 रानीपेट, तमिलनाडु पढ़ाते हैं। लेकिन फिर पढ़ाते हैं स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला रासायनिक उर्वरक कारखाना कब और कहा? तो 1951 सिंदरी। अरे बैला मुहास आवाज नहीं निकलता है रे।
सिंदरी, धनबाद, झारखंड। कहा? झारखंड। बैला ये लोग यो सब भूल गया है रे, दाम पढ़ाए तो भूल गया है। बैला जब यह है ना यार है तो इधर क्या पोखरा है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बीच राइट। बोलो एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। आगे बढ़े? बोलो यस। तो धर धर लाइक करते चलो। ठीक है, तुम लोग एनसीईआरटी डिमांड करता है, उस प्रकार सपोर्ट रहेगा तो उन्हें गर्दा मचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय कृषकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से असत्य, गलत है, सही नहीं है? तो सीमांत एवं छोटा कृषकों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होता है, सही है। छोटा किसान और सीमांत किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होता है और 1 हेक्टेयर बराबर बताए थे बिहार में, बताए थे 79 कट्ठा। समझा रे? हाँ सही है। अर्ध मझोले, अर्ध मझोले मतलब मीडियम, मीडियम किसान, मध्यम श्रेणी का छोटा किसान, ठीक है ना। और बड़े कृषकों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि होता है, सही है। क्या है? तो कौन गलत है? कौन? तो ना तो 1 ना ही 2, कोई गलत नहीं है। अब याद करो, यहाँ ध्यान दो। अगर सीमांत किसान रहेगा तो 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से, अगर सीमांत किसान रहेगा तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगा। छोटा किसान का मतलब 1 और 2 हेक्टेयर के बीच, तो वही तो लिखा था छोटा किसान, यानी 2 हेक्टेयर से कम, तो 1-2 के बीच ना हो गया है, ठीक है ना। फिर अर्ध मध्यम यानी वह मंझला, मंझला। अर्ध मध्यम मतलब अर्ध मझोले, अर्ध मझोले तो 2 से 4, 2 से, और मध्यम 4 से 10, और बड़ा 10 से अधिक। तो अर्ध मझोले हो या मध्यम हो या बड़ा हो, सब 2 से अधिक न रे, सब 2 से अधिक है। तो अर्ध मझोला या बड़ा हो, सब 2 से अधिक। तो सही ना लिखा हुआ है? यस। तो दोनों सही है, गलत कोई भी नहीं है। समझा बंदर? हाँ चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, धर धर दिखाई दे रहा है, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है, असत्य है, ठीक है ना। देखते हैं। खेत के नए तरीकों में जमीन कम लगती है। हाँ, नया तरीका अगर है तो कम में जमीन लगेगा लेकिन उत्पादन अच्छा हो जाता है, लेकिन पूंजी बहुत। हाँ, वैज्ञानिक तरीका से खेती करेंगे तो सिंचाई प्रॉपर, हाइब्रिड बीज प्रॉपर, उर्वरक प्रॉपर, ठीक है ना। तो सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, तो पूंजी बहुत ज्यादा लगता है, सही है। क्या है? सही है, लेकिन सही नहीं है, चुनना है। अगला, छोटे किसान का उत्पादन इतना नहीं होता है कि वह अपने बचत से पूंजी जुटा सके, सही है। एकदम गलत क्या है? तो कोई भी मारेगा, सही है। अनपढ़ भी मारेगा। जमीन उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक है, नहीं, अभी हम बताए थे। उत्पादन का सबसे प्रमुख कारक श्रम बताए थे। उत्पादन का 4 कारक पढ़ाए थे। जमीन यानी भूमि, जमीन यानी भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम और चौथा उद्यमी। और ये चारों में सबसे इंपॉर्टेंट श्रम। और यहाँ पे लिख दिया किसका? भूमि बारे में, जमीन के बारे में। तो यही गलत है, यही। तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया है? खेतों में श्रम का उपयोग सीमित होता है। हाँ, खेतों में कितना श्रम कर सकता है? वो सीमित दायरा होता है, मेहनत सीमित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर अगला, मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। मानव पूंजी यानी ज्ञान के भंडार, जो कला है, ज्ञान है, वही मानव पूंजी है। मानव पूंजी बोले या मानव संसाधन, मानव, और मानव पूंजी या संसाधन उसका ज्ञान है। क्या है? जो वो ज्ञान अर्जित किया है, उसका ज्ञान है, उसका स्वास्थ्य है, उसका ज्ञान भी है, उसका हेल्थ भी है। हेल्थ अच्छा और ज्ञान रहेगा तभी हम कुछ कर पाएगा। और मानव को संसाधन के रूप में यूज करने के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना न किया गया है। मानव को संसाधन के रूप में विकसित किया जाए,
ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में घोषणा किया गया था। न तो मानव जो है को कर्म का न रहेगा, खाली जनसंख्या ज्यादा रहेगा लेकिन विकास में कोई योगदान नहीं रहेगा। सब बैठ के करेगा, पत्ता खेलेगा, ऐसे ऐसे करेगा, 1 2 इक्का 3 4 और चिल्लाएगा खाली बैठ के। समझ गया है ना? तो उसका दिमाग का यूज करवाओ। अगला तो देखते हैं, मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित करना मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। मानव पूंजी, मानव संसाधन का मतलब ज्ञान और स्वास्थ्य। अब ज्ञान बहुत है, उसका स्वास्थ्य के ध्यान में रखा तो बताओ काम कर पाएगा? ज्ञान और स्वास्थ्य दोनों, ज्ञान और स्वास्थ्य दोनों। अगला, मानव पूंजी निर्माण देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। यस, मानव पूंजी ज्ञान तो वृद्धि करबे करेगा ना, और जापान इसी का प्रयोग करके आगे बढ़ा है। तो कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। समझा बंदर? बोलो यस। धर धर लाइक करो तुम लोग। मानव विज्ञान, मानव पूंजी है ना, लाइक करो। कोरिएशन है, स्वास्थ्य अच्छा ना है। हाँ चलो यहाँ ध्यान दो। अगला ये रहा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। आर्थिक क्रियाकलाप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आर्थिक क्रियाकलाप को तीन भाग में बांटते हैं। पहला प्राथमिक, पहला आर्थिक क्रियाकलाप का 3 क्षेत्र होता है। पहला प्राथमिक और दूसरा सेकेंडरी यानी द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक न पढ़े अरे, और तीसरा टर्सरी यानी तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र पढ़े है। तो आर्थिक क्रियाकलाप का 3 क्षेत्र होता है। प्राथमिक को बोलते हैं कृषि, क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र, कृषि। और द्वितीय को बोलते हैं उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। और तृतीय में सेवा क्षेत्र, सेवा। और सेवा में ही है सब मेवा, सेवा में ही है मेवा। पढ़ाए थे, यानी जो नेचुरल काम है, प्राकृतिक काम है, वो प्राथमिक में आएगा, प्राथमिक में। और जहां कुछ निर्माण हो रहा है वो निर्माण, उद्योग, फैक्ट्री, कारखाना द्वितीयक में आएगा। और जहां वस्तु या सेवा मिल रहा है, वस्तु या सेवा बिक रहा है, वो तृतीयक में आएगा, तृतीयक में आएगा। तो आर्थिक क्रियाकलाप को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र वर्गीकृत किया गया। यस सही है, क्या है? सही है ना रे? यस। अगला, तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। यस, तृतीयक में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, जॉब, वकील, इंजीनियर, जितना भी है, डॉक्टर, क्या ना, यह सभी तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो बताओ कौन गलत है? कौन गलत है? तो कोई भी नहीं, ना तो 1 और ना ही 2। ना समझा? इस क्वेश्चन हार्ड नहीं, खाली ऐसे बड़ा लिख देता है। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। जनसंख्या के गुणवत्ता, जनसंख्या के क्वालिटी, जनसंख्या का गुणवत्ता उसका अच्छा रहेगा जहां मानव पूंजी है। मानव, अरे जनसंख्या कौन अच्छा रहेगा? जहां मानव पूंजी है। यानी मानव पूंजी मतलब उसको ज्ञान मिला हुआ है और उसको स्वास्थ्य भी अच्छा है। स्वास्थ्य भी, जहां मानव पर 2 रूप में काम किया गया है, ज्ञान और स्वास्थ्य देकर उस पर काम किया गया है, वो जनसंख्या का क्वालिटी, गुणवत्ता अच्छा होगा ना होगा। अब भारत में इसी का अभाव है, इसी का अभाव है। इसलिए जो है लाखों अंधभक्त है, लाखों अंधभक्त है। कोई जो है इन पार्टी पीछे, कोई वो पार्टी पीछे, कोई ये धर्म, को वो धर्म, को जाति, कोई पार्टी, कोई धर्म, है ना, इसी पीछे पागल है ना, और पाखंड में फसल है। क्योंकि उसका ना तो उसको ज्ञान मिला ना तो स्वास्थ्य मिला, और पागल हो रहा है। क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा? और जो बोल रहा है कुछ लेके आया है और अरबों संपत्ति बना लिया है, और तरह सिखा रहा है, क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा? सब यही रह जाएगा। अगर पूछा जाएगा तुम नंगा आया था, की लेके आया था? अभी जो है अरबों संपत्ति बना लिया है, यह बोल बोल के न बना लिया है। बोला क्या लेके आया? कुछ ना लेके आया, लेकिन दुनिया में कमाल करके जाएंगे। समझ आ गया ना?
अपने जो है लूट रहा है, तोरा कह रहा गोबर खाओ, ठीक है ना, अनभक्त बनो, समझा बंदर। चलो यहाँ ध्यान दो। तो जनसंख्या का गुणवत्ता, गुणवत्ता का बात कर रहा है। जनसंख्या के गुणवत्ता, साक्षरता दर, यस, साक्षरता दर, शिक्षा, ध्यान, जीवन प्रत्याशा, यस, जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ का स्टैंडर्ड कितना है, आयु सीमा कितना है, कितना समय तक इस देश में या किसी भी देश में औसत आयु जीवित रहने का है, तथा कौशल निर्माण, यस, कौशल निर्माण, ध्यान, यानी बुद्धि का निर्माण, कौशल का निर्माण, यह सब जनसंख्या क्वालिटी है। क्या है? अब भारत में इसी का अभाव है, इसी का अभाव है। अगला, साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या, मतलब कि ज्ञान और स्वास्थ्य जनसंख्या देश के लिए परिसंपत्ति है, यस। इसीलिए तो अमेरिका अमेरिका जो है, अमेरिका, जापान यही लोग को खोजता है, ज्यादा पढ़ लिख लिया है, ज्यादा पढ़ लिख लिया है, इंडिया को वैल्यू नहीं है। आओ अमेरिका, तुरंत जो है वीजा, तुरंत पासपोर्ट, तुरंत पैकेज, तुरंत पैकेज। तो लोग मूर्ख है कि मूर्ख नहीं, वो जानता है कि जो है अज्ञान मानव, अशिक्षित मानव और अस्वस्थ मानव कोई कर्म के ना है, धरती के बोझ है, धरती के कुछ करवे नहीं करेगा। तो वो लोग तुरंत बुलाता है किसको? तो ज्ञान यानी कौशल प्राप्त और अच्छा मानव को तुरंत बुलाता है। और भारत में इसका कोई कदरे नहीं है, जैसे सोनम वांगचुक को कदरे नहीं है, देश के लिए बहुत चीज दिया है, बहुत चीज किया है ना। वो एक वैज्ञानिक की श्रेणी में आता है और खाली भारत से सम्मानित ही नहीं है बल्कि वर्ल्ड के अन्य देश भी सम्मानित किया है, और सबको कदरे ना है ना। यहाँ पर वैज्ञानिक को कदर नहीं, पढ़ा लिखा को कदर नहीं, ना, कुशल लोग को कोई कदर नहीं। यहाँ पर अनुभक्त के बहुत कदर है, यहाँ पर रेपिस्ट का बहुत कदर है, यहाँ पर घुसखोर के बहुत कदर है, यहाँ पर जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है उतना कदर है, जितना बड़ा लुटेरा है उतना कदर है, जितना बड़ा बाहुबली कहलाता है बाहुबली उतना कदर है, ठीक है ना। तो बाहर में जा रहा है, ठीक है ना। तो अमेरिका कितना आगे बढ़ जाएगा, विश्व गुरु थोड़े बन पाएगा, ये सब मामला में भारत आगे रहेगा रे। तो ये भी सही, ये भी तो साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या देश की परिसंपत्ति बन जाती, यस। तो कौन सही है? तो जनसंख्या गुणवत्ता के बारे में ये भी सही है और ये भी। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर नहीं समझा है? अरे समझ गया है। चलो ये बोलो, मानव पूंजी क्या है? तो बार बार बोल रहा है, कौशल और निहित उत्पादन का ज्ञान का स्टॉक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर नहीं बन रहा है। हाँ, तो तुम लोग भी ये अर्जित करो, नहीं तो तुम लोग भी जो है उसी तरह रह जाएगा। भारत में साक्षरता दर के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? क्या है? सत्य का मतलब सही है। तो देखते हैं 1951 से 2018 के बीच कुल साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि हुआ है। अब जो अनपढ़ भी है ना, जो साक्षरता रेशियो वगैरह याद नहीं है, तो वो भी मारेगा कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है साक्षरता दर बढ़ रहा है, नहीं मार पाएगा रे। सही है, पता है ना। 100% साक्षर वाला पहला राज्य घोषणा किया गया मिजोरम, 100% साक्षर वाला दूसरा राज्य घोषणा किया गया गोवा, और तीसरा घोषणा किया गया त्रिपुरा, और चौथा हिमाचल प्रदेश। महिला कहेगा सही है। क्या है? प्रत्येक वर्ष पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर से अधिक रहा। महिलाओं जो है अभी भी बहुत पीछे है, ठीक है ना। यहाँ पर अभी जो है लैंगिक समानता नहीं हुआ है, यानी यह भी सही, ये भी। तो बोल रहा है क्या, कौन सही है? कौन? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अब हम लिख रहे हैं 2011 के जनसंख्या के अनुसार, कहीं बैठल है कि 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत का साक्षरता दर तो 74.04%, पता है ना। और पुरुष साक्षरता दर, अगर पुरुष क्या बात करें तो 82, क्या ना, 82.141% साक्षर है। अगर महिला के बात करें तो महिला लगभग इंडिया में 2011 के अनुसार 65% साक्षर है। अगर सर्वाधिक साक्षर का बात करें राज्य में
तो केरल क्या हो जाएगा, केरल क्या हो जाएगा। और न्यूनतम साक्षर की बात करें तो आइए ना बिहार में, आइए ना बिहार में अनपढ़ बना देंगे बीचे बाजार में, समझ। सबसे ज्यादा पागल जो है क्या ना, चूंकि देखो जो जितना ज्यादा गरीब रहेगा, जो जितना अनपढ़ रहेगा और साक्षर रहेगा, वहां के पीछे वहां के लोग जो है अपने पर कम ध्यान देगा, दूसरा पर ज्यादा ध्यान देगा। कोई आया भोजपुरी के अभिनेता पागल हो गलो टबरबा पर, चलो टबरबा पर। कोई साउथ से भी आया एक्टर पागला गया है, इतना भीड़ लगा कि रिकॉर्डर तोड़ देता है। कोई बाबा भी आ गया है, पूरा पटना जाम, पूरा बिहार जाम। गांव टोला से उठकर महिला जा रही है, वहां जाके बोलेगी कान बोला मेहरा गलो, नाका बोला नोच को, ठीक है ना, बौख रहे जाके, ठीक है ना। और इसीलिए तो दिल्ली से भी टीचर पटना आता है, और दिल्ली से भी टीचर आएगा पटना, और यहाँ इतना भीड़ लग जाएगा बिहारी स्टूडेंट के कुछ कहने का नहीं, एकदम दम भर भीड़ लग जाएगा। अब वो अभी जो है बिहार आएगा, अपना प्रचार प्रसार करेगा, और एक बार गमछी बांधेगा और लॉलीपॉप पर डांस करेगा, ठीक है ना। और हाँ हम बिहारी हैं जी, इतना बोल के सबको पगला देगा स्टूडेंट के यहाँ के, और यहाँ का स्टूडेंट बिहारी स्टूडेंट को लूट के चल जाएगा, और पटना में फिर मौज करेगा। बिहार को दिया 0, अब बन गया अपने आप हीरो, लेके नहीं बन जाता है तो देता की है, कोई देता है। बिहार से अपने आप को जो है खाली फेमस कर लेता है, लेकिन मिला तुमको क्या, कुछ मिला? एक पैकेट नाश्ता, एक पैकेट नाश्ता जो बाहर से भी आ रहा है। हाँ बिहार में कुछ काम करेगा, अगर वो बिहार में काम कर रहा है तो बिहार को कुछ मिल भी रहा है, क्योंकि वो काम करेगा तो आस पड़ोस विकास होगा। लेकिन वो तो बाहर से आता है और लूट के चल जाता है, चल जाता है। तो समझेगा तब ये बंदर, ये ना समझो तुमको, तुम खाली ये लोग को खाली बोल देगा। एक बिहारी सो पर भारी पगला जाएगा, लगेगा केकरो मार देगा, पगला जाएगा, और बाहर में जाके जो है वही जाके मजदूरी काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे न्यूनतम साक्षर बिहार, क्या अगर यूटी में सर्वाधिक, यूटी में सर्वाधिक, यूटी में सर्वाधिक साक्षर तो लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप क्या है। अच्छा बिहार का बात करें तो बिहार का बात करें तो 2011 के अनुसार बिहार का साक्षरता दर तो 61.080, डायरेक्ट है 61.8, और पुरुष साक्षर 71% लगभग, और महिला साक्षर पुरुष 10 ज्यादा और महिला 10 कम, 51.5 साक्षर। बिहार में सर्वाधिक साक्षर, बिहार में सर्वाधिक साक्षर रोहतास, पुरुष भी रोहतास, महिला भी रोहतास, और बिहार में न्यूनतम साक्षर तो पूर्णिया क्या है, पूर्णिया, पुरुष में भी न्यूनतम पूर्णिया, परंतु महिला में न्यूनतम सहरसा, पता है ना। हाँ तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर तो कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, जल्दी धरा धरा बोलो, और लाइक भी करो। लाइक भी करो। चलो यहां ध्यान दो, सर्व शिक्षा अभियान के विषय में निम्न कथनों में असत्य कथन का चयन करें। असत्य, गलत कथन का चयन करना है। 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के गरीब स्कूली बच्चों को शिक्षा देना, क्या यह सर्व शिक्षा अभियान का पार्ट है? क्या यह सही है? दिस इज रॉन्ग, दिस इज 6 से 14 वर्ष गरीब नहीं बल्कि सभी बच्चा, अरे मौलिक अधिकार नहीं है, गरीब लिख के गलती कर दिया है। ये तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चा में को मुफ्त शिक्षा दिया जाए, यह उसका मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के ए में है। तो फिर यहाँ गरीब क्यों लिखा है? ऑल, सभी, क्या होगा? यानी गलत है, क्या है? गलत है। अगला, इसका लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यस, इसीलिए तो शिक्षा का अधिकार लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। 2000 यह सही है, क्या है?
तो बोल रहा गलत कौन है, असत कौन है? एक तो केवल एक। अब जो लिख रहे हैं सुनो, जो लिख रहे हैं सुनो। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत कब हुआ? सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत कब हुआ? पहला का 2001 में, 2001 में शुरुआत हुआ। इसी का उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाए। इसीलिए हुआ 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चा को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त प्राथमिक शिक्षा दिया जाए। यह उसका मौलिक अधिकार है। 21 के ए में और अभिभावक के कर्तव्य, अभिभावक का कर्तव्य है। 11 में कर्तव्य नंबर 11 ने पढ़ाए थे। और ये सभी जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002। फिर आया था राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का और शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन आया 2009। राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार आया 2009, परंतु ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। पढ़ाए थे। तो यह सभी याद रखना है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन के अनुसार कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर राइट। एज राइट। एनी प्रॉब्लम? नो। चलो जल्दी। कल तो ही पढ़ाए थे, कल ये पढ़ाए थे। भारत में कल सेट में नहीं था। कल जो हम आपका जो है पता होना चाहिए कि 100 नंबर का, 100 नंबर का बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का सेट मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को चलता है। तो मंडे को हो गया है, अब कल वेडनेसडे है तो वेडनेसडे को होगा। पटना में जो सेंटर है ऑफलाइन वहां चलता है, जाके जुड़िए। और यहाँ भी चलता है। और जो आपका लक्ष्य और मंजिल बेच है उसमें भी सेट डाल दिया जाता है। तो लगाइए, समा गया है ना। और फिर इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो ख्याल और सेट जो है काफी शानदार है। भारत में स्वास्थ्य सुधार संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? कौन? तो वर्ष 2016 में जीवन प्रत्याशा बढ़कर, जीवन प्रत्याशा यानी आयु, क्या आयु बढ़कर 69.4। देखो बुक में सही दिया हुआ है, परंतु ये गलत है। क्या है? 2016 में नहीं बल्कि 2018 में 69.4 हुआ है। लेकिन बुक में दिया है सही, क्या दिया हुआ है? लेकिन 2018 में 69.4 हुआ। और ये प्रोग्राम चला था 2014 से 2018 तक में हो गया 69.4। तो इसके अनुसार यह भी गलत है। शिशु मृत्यु दर 1951 में 147 था, यस। और 2020 में घटकर 36 हो गया। बताए थे कल, सही है। क्या है? यानी पहले ज्यादा बच्चा का मृत्यु हो जाता था, ज्यादा बच्चे का मृत्यु हो जाता। यानी शिशु मृत्यु दर का मतलब है कि 1 वर्ष से कम आयु के बच्चा जो जन्म लिया है उसका 1000 बच्चा का जन्म लिया है तो 1 वर्ष से कम बच्चा में कितना का मृत्यु हो गया है? तो 1951 में 1000 बच्चा में से 147, यह सरकारी आंकड़ा है तो मात्रा तो बहुत ज्यादा है, इतना का मृत्यु हो जाता था। लेकिन 2020 में 36। तो क्या ये क्या ना किसके प्रभाव से ही कम हुआ है? तो साइंस के प्रभाव से। मेडिकल साइंस डेवलप किया ना किया है, तो उसके कारण ये रिजल्ट देखने को मिला है। कोई बाबा ढाबा के प्रभाव से नहीं, चूरन पूरन के प्रभाव से नहीं। मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस, अभी मेडिकल साइंस हम लोग का तब भी बहुत पीछे है। इसीलिए पहले जानता था लोग कि 3-4 गो अगर रहता है बच्चा तो कम 1-2 गो मर जाता है।
इसलिए पहले लोग जनसंख्या ज्यादा बढ़ाता था। एक गो गार्जियन देखना, दादा और जमाना में जाना देखना, अगर एक गो के जो है 6 गो 7 गो 8 गो रहता था, बाल बच्चा न रहता था रे, ठीक है ना। शाहजहां को ही देखो ना, शाहजहां को 14 गो था, 7 गो बेटा 7 गो बेटी, और शाहजहां जैसा बादशाह भी अपना बच्चा को बचा नहीं पाया, 7 गो मर गया, 7 गो 50% डेथ रेट था, नहीं था रे। हाँ, तो इसीलिए जो है पहले लोग जो है जनसंख्या ज्यादा बढ़ावा देता था, लेकिन जैसे जैसे डेवलप करेगा मेडिकल साइंस, वैसे वैसे लोग जो है शिशु का मृत्यु नहीं होगा, तो वैसे वैसे लोग जो है हम दो हमारे दो तक सीमित रहेगा, समझा रे। हाँ तो सही है, क्या है अब शिशु मृत्यु दर अभिप्राय 5 वर्ष से नहीं, अभी बोले थे 1 वर्ष से कम आयु के शिशु का मृत्यु से है, तो गलत है। क्या है, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे में 1000 जन्म बच्चे में कितना का मृत्यु हो गया है, इसी को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है, समझा। तो कौन सही है, केवल 2 केवल, लेकिन किताब में दिया हुआ है दोनों सही है, लेकिन एक सही नहीं है। चलो नेक्स्ट, अगला बेरोजगारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1, बेरोजगारी उस स्थिति को कहा जाता है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, यानी काम करे के इच्छा है, जितना का पैसा मिल रहा है उतने पैसा पर काम करे की इच्छा है, लेकिन न कामे नहीं मिल रहा है, उसी को बेरोजगारी कहा जाता है। आपके पास योग्यता भी है लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसी को बेरोजगारी कहा जाता है, समझा बंदर। न पढ़ाए थे आप लोग को, पढ़ाए थे ना, क्या बोले थे, गाना भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, मिलत नहीं खे नौकरी, मिलत नहीं खे नौकरी, न मिलत रोजगार बा, कैसन ये जवाना ई, कैसन सरकार बा, 40 के उम्र भइल अगुओ न आवत बा, और हाय देखा बीए करके बकरी चलावत बा, बीए कर लिया है और काम भी नहीं मिल रहा है, यानी बेरोजगार है, बेरोज, सही ना रे। तो कौन सी तू तो कुछ गलत थोड़े कर रहा है, हंस रहा है टकला कहे का, बकरी चरा रहा है, तो रोजगार नहीं मिलेगा तो बकरियां चलाएगा। तुम लगता है अंबानी ऐसा फैक्ट्री खोल दिया है। अगला, श्रम बल जनसंख्या में 15 से 60 वर्ष के बीच के लोग शामिल है। श्रम बल मतलब जिसको काम करने का पावर है, तो 60 नहीं, 60 से कम 59 वर्ष, 60 से कम 59 वर्ष, 59, तो ये गलत है। 60 में तो वृद्धा पेंशन मिलेगा, काम नहीं कर पाएगा। हाँ? अरे तो यहाँ गलत है पहला, पंद्रह वर्ष से 60 वर्ष के बीच, बीच लिखा हुआ है, बीच है तो जो है 60 शामिल नहीं, 60 शामिल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर 60 वर्ष तक बीच लिख दिया है, 15 वर्ष से 60 वर्ष, बीच का मतलब 59 उसके बीच में है, तब सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अगर तक रहता तक तो गलत, क्या होता, गलत होता, क्योंकि 60 की उम्र में फिर काम करे की शक्ति नहीं रहता है, फिर वृद्धा पेंशन मिलता है, समझ गया। अगला, भारत में बेरोजगारी के संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा गलत है, गलत बेरोजगारी के बारे में कौन गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी सही है। ग्रामीण में 2 तरह का बेरोजगारी देखने को मिलता है, एक परछन, क्या परछन को ही बोलते हैं अदृश्य, या बोलते हैं
छिपी हुई बेरोजगारी, और यह मुख्य रूप से कृषि में मिलता है। और दूसरा मिलता है मौसमी, क्या मिलता है? मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ये दोनों ग्रामीण बेरोजगारी है। तो सही है, क्या है? ये गलत बोला, क्या बोला? गलत। अगला, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश परछन, परछन जो है ग्रामीण, क्या? नगरीय में शिक्षित और औद्योगिक, शिक्षित और औद्योगिक बेरोजगारी संरचनात्मक, गलत है। परछन बेरोजगारी अधिकांश शहरी में नहीं, परछन ग्रामीण, गलत है। क्या है? परछन बेरोजगारी का मतलब हुआ जितना लोगों को काम चाहिए, जितना लोग वो काम कर सकता है, उससे अधिक लोग फालतू में लगल है, तो उसे परछन या अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी कृषि। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता। यस, वर्ष के कुछ महीना बैठल है, बारिश से नहीं हो रहा है, और जैसे वर्षा हुआ वैसे सब लोग को जो है खेत में काम मिल गया, खेत में काम कर रहा है, तो मौसम के अनुसार जो है इसको काम मिल रहा है। तो गलत बोला, असत्य। तो 2 और 3, 2 और, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। एनी प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट, अगला, बेरोजगार के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? बेरोजगार के बारे में, बेरोजगार के, तो या एक परिसंपत्ति का दायित्व में बदल देता है, बोला गलत। क्या बोला है? सत्य बोला। क्या बोला है? बेरोजगार के बारे में क्या सही है? क्या? तो बेरोजगार लोग, रे बैला, बेरोजगार लोग संपत्ति को दायित्व में बदल देता है। दायित्व का मतलब पहले क्यों हुआ बताओ? दायित्व का मतलब क्यों हुआ? समझ में क्या कैसे बोले सही है? यहां पर बेरोजगार लोग परिसंपत्ति को दायित्व में बदल देता है। दायित्व मतलब बोझ में, किसमें? यानी बेरोजगार लोग जो है संपत्ति को जो है बोझ में बदल देता है, यानी उसके पास जो है ना, वो बोझ के रूप में है, उसको रोजगार नहीं मिला है, कोई योगदान नहीं देगा, यानी संपत्ति भी है ना जो है उसको भी वो खा जाएगा क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिला है, कुछ देगा नहीं, यानी बोझ में, किसमें? तो सही है, बेरोजगारी लोग जो है ना, बेरोजगार जो है के बारे में जो है ये कथन सही है। वो है ना जब उसको रोजगार मिलेगा तो कुछ योगदान देगा, न तो परिसंपत्ति को भी दायित्व बदल देगा। सही है। या आर्थिक बोझ को कम करता है, बेरोजगार आर्थिक बोझ को बढ़ाता है, आर्थिक बोझ को बढ़ा देगा, कम नहीं मिला है तो भोजन बढ़ जाएगा। रे है ना, सरकार को ध्यान देना चाहिए। बेरोजगार में कमी एक मंदीग्रस्त, यानी बेरोजगार में कमी हो रहा है तो एक मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का संकेतक है। नहीं, बेरोजगार में कमी हो रहा है अच्छा अर्थव्यवस्था है, अच्छी बात है। यह गलत है। क्या है? उपयुक्त में सभी कथन सत्य है नहीं, सत्य कौन है? ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। चलो, महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में, महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है ना, तो देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार भारत के वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ निर्धन लोगों को मानवीय व्यथा से मुक्ति, मानवीय व्यथा, मानवीय व्यथा मतलब मानवीय कष्ट, मानवीय कष्ट, मानवीय दुख, मानवीय दुख से मुक्ति। तो हाँ सही है, सही ना है। अगला, महात्मा गांधी के केवल राजनीतिक स्वतंत्रता को ही वास्तविक स्वतंत्रता मानता था। नहीं, राजनीतिक नहीं, राजनीतिक, सामाजिक, सामाजिक मतलब समाज में जो भेदभाव हो रहा है, समाज में कुछ लोग अपने आप को उच्च मान रहा है, कुछ लोग को निम्न मान रहा है, जो छुआछूत है ना, ये सामाजिक जो है स्वतंत्रता है, इसको भी खत्म करना है ना, यानी सामाजिक भेदभाव को हो या आर्थिक रूप से ये सभी केवल लिख दिया गलत, केवल लिख दिया है गलत। कौन सही है? केवल एक निधनता के आकलन संबंधित निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन चुने। निर्धनता यानी गरीबी, निर्धनता यानी गरीबी बारे में चुनना है। निर्धनता का आकलन केवल लिख दिया है, गलत है। क्या है? निर्धनता का आकलन केवल आय और उपभोग पर नहीं, आय और उपभोग पर नहीं, बल्कि हम ऐसे भी पढ़ते हैं ऊर्जा के मात्रा पर भी निकालते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 किलोली ऊर्जा और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 किलोली ऊर्जा, और गरीबी के लिए और डाटा है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है ना।
गरीबी के लिए और डाटा है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, केवल लिख के गलती कर दिया है। आय और उपभोग इसमें मेन है, लेकिन केवल लिख के यही केवल है, ये गलत है, गलत कर दिया। क्या कर दिया है? गलत। अगला बोल रहा है यहाँ पर सही, क्या बोल रहा है? सही चुनना है, तो एक गलत है, एक गलत है, एक गलत है, ठीक है ना। तो या तो ये या तो ये। निरंतरता को निरक्षरता, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसा सामाजिक सूचकों में भी देखा जाता है। निरंतर मतलब है कि निरक्षर यानी असाक्षर, निरंतर मतलब है कुपोषण का शिकार, निरंतर मतलब है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, ठीक है ना। तो यानी इससे भी देखा जाता है, तो ये सही है। क्या है? तो कौन सही थे? तो केवल दो। चलो नेक्स्ट, अगला जल्दी बोलो जल्दी बोलो, लाइन वालों धर धर बोलना है। हाँ, क्वेश्चन आराम से पढ़ो, अपने आप आंसर मिलेगा। इस समय वही होता है, सामाजिक बहिष्कार और सुभेदता पर आधारित गरीबी का, सुभेदता पर आधारित गरीबी के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? सुभेदता मतलब उसको कितना सुविधा मिल रहा है, यानी वो जो आय और शिक्षा में कितना सुविधा है, तो समान अर्थों में सही नहीं है बोला है। तो सामाजिक बहिष्कार और सुभेदता पर आधारित गरीबी के विश्लेषण के संबंध में कौन कथन सही नहीं है? किसके आधार पर? सामाजिक बहिष्कार और सुभेदता के आधार पर। समान अर्थों में सामाजिक बहिष्कार गरीबी का कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। सामाजिक बहिष्कार गरीबी कारण है, समाज में अगर आपको जो है बहिष्कार कर रहा है, समाज में आपको वो समानता नहीं दे रहा है, ठीक है ना। समाज में अगर आपको जो है हीन भावना देख रहा है, तो वो भी आपको जो है अवसर प्रदान नहीं करेगा, और आपको अवसर नहीं मिल रहा है चूंकि आपको हीन भावना ही देख रहा है, तो वो भी आप गरीब के श्रेणी में आ जाइएगा, क्योंकि अवसर नहीं मिलेगा। कुछ लोग अपने आपको उच्च समझ रहा है, आपको बहिष्कार कर दिया है, तो आपको उस तरह अवसर नहीं मिलेगा, तो पीछे छूट जाइएगा। नहीं गरीबी, क्या गरीबी? तो यह भी सही है। अगला, इस प्रकार सामाजिक बहिष्कार बहुत कम आय होने की स्थिति तक ले जा सकता है। हाँ, गरीब रह जाएगा तो आय कम हो जाएगा, लेकिन उससे कहीं अधिक नुकसान पहुंचाता है। यस, आय तो कम हो गया तो चलो वो है करता है, उससे नुकसान, यानी समाज में आपको हीन भावना देख रहा है। जब हीन भावना से आपको देखेगा तो आपको उस प्रकार अधिकार नहीं मिलेगा, और इससे छुआछूत करेगा, तो कितना मानसिक रूप से टॉर्चर होता है ना, होता है। तो ये बहुत बड़ा टॉर्चर है, तो यह भी सही है बोला, लेकिन सही नहीं है, सही नहीं है। गरीबी के प्रति सुभेदता एक ऐसा माप है जो आने वाले वर्षों में कुछ समुदाय या व्यक्तियों के गरीब बनने अथवा गरीब बने रहने की अधिक संभावना दर्शाता है। हाँ, तो यह भी सही है, गरीबी बना रह रहा है, इसके कारण और गरीब बना देगा। सुभेदता पर आधारित गरीबी का विश्लेषण लोगों को जोखिम से निपटने का सामाजिक और राजनीतिक क्षमता पर आधारित होता है। जोखिम वगैरह ना होगा, ठीक है ना। यही सही नहीं है, यही सही नहीं है। तो कौन सही नहीं? ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट, भारत में निधनता रेखा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। गरीबी रेखा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। चलो विचार करो। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 24 कैलोरी अभी बोले थे, यस, तथा नगरीय क्षेत्रों में 21 कैलोरी, यस। और ये दिया था आलेख समिति, कौन दिया था? आलेख समिति दिया था कि गरीबी ग्रामीण में 2400 और शहरी में 2100। सही है, क्या है? और यहाँ चुनना है गलत। क्या चुनना है? गलत, ये भी ध्यान देना है। अगला, वर्ष 2011-12 में निरंतर रेखा ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपया, यस, और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपया, यस। हम जानते हैं ये भी सही है, ये भी। और 11-12 में रंगराजन समिति आया था, रिपोर्ट दिया, बताएंगे तो बोल रहा है कौन गलत है, कौनो नहीं, कौनो। आप लोग याद करो, हम पढ़ाए थे गरीबी से संबंधित समिति, गरीबी से संबंधित समिति। पहला बताए थे आलेख, क्या बताए थे? आलेख समिति, आलेख समिति गठन हुआ था 1977 और रिपोर्ट दिया था, सब भूल गया बैला ये सब। 1979 फिर आया लकड़वार, क्या आया था? लकड़वार समिति गठन हुआ था 1989 और रिपोर्ट दिया था 1993 1900। फिर आया था सुरेश तेंदुलकर समिति, ये भी गरीबी, ये भी
गरीबी और सुरेश तेंदुलकर समिति गठन हुआ था 2005 और रिपोर्ट दिया था 2009। भूल गया रे 2009 फिर आया था सी रंगराजन समिति और यह भी गरीबी, ये भी और सी रंगराजन समिति क्या न गठन हुआ था 2012 और रिपोर्ट दिया था 2014 इकोनॉमिक्स में ये सभी पढ़ाए हुए ना, पढ़ाए हुए तो इसमें दोनों सही है, तो कौन गलत है? कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सब याद रखना, बंदा बोल दे रहा है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट जल्दी बोल रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण एवं सरकारी सहायता द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना, पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना। अच्छा, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना प्रारंभ कब हुआ है? यह इंपॉर्टेंट है। कब शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ 1999। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ कुछ लिख रहा है स्वर्ण जयंती है ना ग्रामीण स्वरोजगार योजना शुरुआत कब हुआ? 1999। लेकिन बोलेगा अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना, तो अन्नपूर्णा योजना शुरुआत हुआ था, तो अन्नपूर्णा योजना शुरुआत हुआ था कब? अन्नपूर्णा योजना शुरुआत हुआ था अप्रैल 2000, अप्रैल 2000 अप्रैल। अब बोलेगा अंत्योदय, क्या बोलेगा? अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना, तो ये सुशासन दिवस, सुशासन दिवस यानी 25 दिसंबर 2000 ईस्वी 2000। यह सब याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ए बोलता है बकलोल है कि रे बी न होगा रे, पहला बी भी सही है, ए कर रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, भारत में निर्धनता, भारत में निर्धनता के कारण के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सत्य है? कौन निर्धनता के कारण में कौन सत्य है? तो ब्रिटिश उपनिवेश यानी भारत को जब ब्रिटिश गुलाम बनाया, अपने उपनिवेश बनाया, तो उसके नीतियों ने पारंपरिक शिल्पकारी एवं उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया, हट और छीन लिया था। चूंकि वो लोग मशीन ला दिया, औद्योगिक क्रांति किया, तो वो लोग का माल हो गया सस्ता और अपना जो है माल महंगा, तो ठीक नहीं पाया, गलत है। विकास को बढ़ावा नहीं बल्कि नुकसान किया। अगला स्वरोजगार के सीमित अवसर तथा तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने निर्धनता के समस्या बढ़ावा दिया। हाँ, रोजगार का सीमित अवसर मिला है, सीमित अवसर, और जनसंख्या वृद्धि तेजी से हुआ है, तो गरीबी न हुआ रे, निर्धनता बढ़ावा दिया। सही है। तो बोल रहा है क्या कौन सही है? तो केवल दो, केवल। तो ऑप्शन नंबर बी। तो सब जरूरी नहीं, इसके लिए तुमको बहुत सारा पढ़ना है, जो पढ़ लेना है वो भी मतलब थोड़ा सा जो है आराम से पढ़ेगा तो बन जाता है। लेकिन जब फैक्ट वाला क्वेश्चन रहता है उसमें पढ़ ले तभी बनेगा, याद आएगा तभी बनेगा। लेकिन इसमें याद नहीं है, फिर भी अपना कॉमन सेंस लगाओ और बनाओ। समझ गया है ना? चलो नेक्स्ट। अगला, निम्नलिखित योजनाओं के और उनके क्रियान्वयन वर्ष का मिलान सुमेलित गलत है। क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 सही है, और यह 8वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। लेकिन बोलेगा क्या बोलेगा? बोलेगा जवाहर रोजगार योजना, जवाहर या नेहरू, जवाहर या नेहरू रोजगार योजना, तो क्या हो जाएगा? 1989 और यह 7वीं पंचवर्षीय योजना, पता है ना? लेकिन प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 सही है, यह भी सही, यह भी सही। याद ना है तो याद करो, याद नहीं तो याद करो। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995
95 याद हुआ। अगला स्वर्ण जयंती पढ़ाए थे ना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 सही है। प्रधानमंत्री ग्राम योजना योजना, प्रधानमंत्री ग्राम योजना यानी अंत्योदय, ग्राम योजना यानी अंत्योदय, अंत्योदय योजना पढ़ाए थे 25 दिसंबर 2000 ईस्वी, 2000 ईस्वी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी पता है ना। तो बोल रहा है कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी। कौन गलत है, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट। अगला अमर्त्य सेन के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रमुख आधार क्या है। अमर्त्य सेन ये भारत के अर्थशास्त्री है। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन के अनुसार खाद्य सुरक्षा फूड सेफ्टी का प्रमुख आधार क्या है। यह है हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच। खाद्य तक हकदारी का मतलब क्या हुआ, हकदारी का मतलब हुआ है, ठीक है ना, हकदारी का मतलब हुआ है कि आपका जो है क्रय शक्ति, क्रय यानी आपके खरीदने का क्षमता इतना कम हो कि लोग खरीद सके, खरीद, क्रय शक्ति, क्रय शक्ति। फिर हुआ आय, क्या हुआ, फिर हुआ सामाजिक, सामाजिक समानता, सामाजिक समानता, ये सभी हकदारियों में आता है। अगर ये सभी आपका ठीक है तो आपका भी हक हो जाएगा, हक हो जाएगा। तो अमर्त्य सेन के अनुसार खाद्य सुरक्षा का प्रमुख आधार क्या है, तो हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच, खाद्य तक। इसमें कानून सुरक्षा भी आता है, यानी कानून कितना मदद कर रहा है, कानून कितना मदद कर रहा है ये भी आता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन का एक पुस्तक है, याद रखना, अमर्त्य सेन का एक पुस्तक है जो दम भर पूछता है। कहाँ बैठ रहा है रे, अमर्त्य सेन का एक पुस्तक है जो दम भर पूछता है। तो वह पुस्तक क्या है, पॉवर्टी, क्या है, अब बोले पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सब बोलेगा। पहला पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दाराभाई नौरोजी का था, प्रकाशन 1901 में हुआ था। इसका पॉवर्टी एंड फेमिन्स क्या था, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, पॉवर्टी एंड फेमिन्स। और अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार, नोबेल और शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1998, 1900। ऑप्शन नंबर सी राइट, सीच राइट। चलो लाइक करो ऑनलाइन वालों। अगला मौसमी भूखमरी मुख्यतः किस संबंधित है, तो ये सब देखो याद करने की जरूरत नहीं है, जो नहीं पढ़ा वो भी मारेगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। मौसमी भूखमरी, तो मौसम से प्रभावित होता है फसल, मौसम से प्रभावित होता है फसल, फसल उपजाना और काटने का चक्र से। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन, विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में खाद्य सुरक्षा के बारे में क्या घोषणा किया गया है, तो विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन जो 1995 में हुआ था वो खाद्य सुरक्षा के बारे में क्या घोषणा किया था, तो वो घोषणा किया था ऑप्शन नंबर बी, सभी लोगों के पर्याप्त सुरक्षित पौष्टिक खाद्य तक भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव होना चाहिए, सदैव होना चाहिए। चलो यहाँ तो बोलो, बोलेगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब बना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब बना, तो 2013, 2013। अरे बंदा दम में पढ़ाते हैं, भूल गया है। ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट। भारत में सबसे भयानक अकाल बंगाल में पड़ा था, पढ़ाए थे। भारत में सबसे भयानक अकाल बंगाल में पड़ा था, बंगाल में पढ़ा था, समझा है। तो यह आपका हो जाएगा 1943 का बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल। खाद्य और सुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग किनका है, तो खाद्य और सुरक्षा ग्रस्त कौन है, जैसे बड़ा भाग ग्रामीण वृद्ध लोग है, कृषि में संलग्न लोग है, नए गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से
कम आयु के बच्चा ज्यादा खार और सुरक्षा से यही त्रस्त है और यही लोग कुपोषण का शिकार हो रहा है। माँ के साथ साथ बच्चा भी कुपोषण शिकार हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट। गेहूं क्रांति शीर्षक विशेष डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो हरित क्रांति के बाद किया गया था। गेहूं में एमएसपी तो 1965 मिल गया था, अब उसके लिए डाक टिकट लाया था। तो गेहूं में हरित क्रांति के क्षेत्र में गेहूं में 500% वृद्धि किए थे, तो उसके लिए डाक टिकट लाया गया 1968, जुलाई 1968। और ये सभी हरित क्रांति वगैरह पढ़ेले हैं। चलो नेक्स्ट अगला, खाद और सुरक्षा। खाद और सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित बातों पर विचार करें। निम्नलिखित बातों पर विचार करें और सुरक्षा के बारे में। देखो नहीं, सब पहले देख के डरना नहीं है, सोचना है खाद और सुरक्षा। निगेटिव बात होना चाहिए, ये सब सोचे वाला बात है, सब पहले आराम से बनाओ। देश के अधिकतर क्षेत्रों में खाद और सुरक्षा से प्रभावित लोगों का अनुपात कम है, पगला है कि ज्यादा है? अरे केवल तो डेढ़ करोड़ में 80 लाख लोग केवल 5 केजी अनाज पर डिपेंड है। तो पहला कम है कि ज्यादा है ने? तो कम लिख दिया, गलत है। क्या है? देश के कुछ क्षेत्र में खाद्य और सुरक्षा से प्रभावित लोगों का अनुपात बहुत अधिक है। यस, कुछ क्षेत्र में खाद्य और सुरक्षा से लोग बहुत है, जैसे इसमें बिहार भी है ना है। उत्तर भारत में ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे बिहार हो गया है, यूपी हो गया है ना, उड़ीसा हो गया है, यह सभी में ज्यादा देखने को मिलता है। झारखंड वगैरह में, चूंकि यही लोग तो पागल हो रहा है ज्यादा, ध्यान है। तो सही है ना, खाद्य और सुरक्षा बारे में सही है। भूख भी उन पहलुओं में से एक है जो खाद्य, सही चुनना है, सही। भूख भी उन पहलुओं में से एक है जो खाद्य और सुरक्षा दर्शाती है। खाद्य और सुरक्षा है, खाद्य हमको नहीं मिल रहा है ना, तो भूख तो मेन तो भूखे है, ठीक है ना, सही है ना। खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में भविष्य की भूख को समाप्त करना। खाद्य सुरक्षा मतलब क्या है? खाद्य सुरक्षा मतलब है कि ऐसा मतलब प्रावधान किया जाए जिससे भविष्य में भी भूख को समाप्त हो जाए। भविष्य में जो पीढ़ी आ रहा है उसको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो भविष्य के भूख को समाप्त करना और वर्तमान भूख के जोखिम को कम करना। हाँ, तो वर्तमान लग कम करो, भविष्य में अच्छा उपलब्ध कराओ, ठीक है ना, कि भविष्य में दिक्कत नहीं हो। तो यह भी सही है। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो है ऑप्शन के अनुसार होगा। अगर ऑप्शन हम सही देखें तो ऑप्शन आपका जो है 2, 3 और 4, ये 3 को होना चाहिए। ये तीनों सही है, तीनों, और सुरक्षा के बारे में सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम प्रारंभ हुआ 1947। सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरुआत हुआ 1947, पता होना चाहिए। फिर इसमें हुआ संशोधन, क्या हुआ? और फिर संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, यह आया 1992। अरे दरोगा में इस बार ही था मिलान करने में। और फिर था आपका लक्षित, क्या था? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्षित पीडीएस 1997, 1900। और ये तीनों हम बार बार लिखते हैं। और दरोगा में इस बार 1799 पोस्ट में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था मिलान करने में, ठीक है ना। और बताए थे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए स्टोर करने के लिए एफसी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1964 में बना, 64 में बना था, है ना। अगर एमएसपी बोलेगा तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1965 गेहूं में आया था। हम बार बार बोलते हैं ना, बोलते हैं अरे। तो यहाँ बोला पीडीएस के संदर्भ में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में क्या निम्न कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है? कौन सत्य है, कौन सत्य? तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई द्वारा अधिप्राप्त अनाज का वितरण विनियमित राशन दुकान के माध्यम से किया जा, हाँ सही है, राशन दुकान से किया जाता है। उचित दर वाली दुकान पर खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल, हाँ मिलता है। बाजार मूल्य से कम कीमत पर, हाँ मिलता है। बताओ इस, अच्छा बताओ, यह सब क्वेश्चन को मारने के लिए कौन चीज पढ़े जरूरत है?
ज्यादा पढ़े जो उतना है, जो समाज में देख रहा है, इस कॉमन सेंस वाला बात है, ठीक है ना। तो सत्य कौन है, तो दोनों कौन है, लेकिन जो हम ये सब लिखा रहे हैं ना साथ में, तो खाली न देख पड़ेगा ना, तो एग्जाम निकलवे नहीं करेगा, पकड़ा के मर जाएगा। इसलिए हम एक्स्ट्रा में जड़ी बूटी देते रहते हैं ना, देते रहते हैं। खाली अखरे पड़ेगा तो एग्जाम ना निकलेगा, ठीक है ना, सब पढ़ना पड़ेगा, इसलिए निकलता है, जड़ी बूटी देते रहते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, न्यूनतम समर्थित कीमत MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो 1965 में लागू हुआ, पहली बार गेहूं। तो उद्देश्य क्या है, तो कोई भी मार देगा, क्या ये कोई भारी चीज है, ये बोला वही मारेगा जिसको याद है, याद ना है तो ये नहीं मार पाएगा 1965। लेकिन अगर ये मारना है तो ये बिना याद के भी मारेगा, ठीक है ना। खाद्यान्न का निर्यात बढ़ाना, कि MSP का मतलब किसान को उनकी फसल के लिए पूर्व घोषित मूल्य उपलब्ध कराना। यस, जितना घोषणा किया गया कितना मूल्य आपको मिलेगा तो मिलेगा, वो देना ना है रे। चलो ऑप्शन नंबर बी, अंत्योदय कार्ड। तो अंत्योदय योजना प्रारंभ हुआ 25 दिसंबर 2000 ईस्वी। आप देखो ये वही लोग मारेगा जिसको याद है, लेकिन अंत्योदय कार्ड तो कोई भी मार देगा। अंत्योदय किसको मिलता है, गरीब से भी गरीब लोग को, यानी निर्धन रेखा से ऊपर ना, निर्धन में भी निर्धन को गरीब नहीं मिलता है, पीला कार्ड मिलता है, अरे ना मिलता है रे, ये तो ऐसे मार देगा। कहीं कहीं लाल भी होता है कि। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करो कौन सही है, कौन आई पढ़ाए थे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो शुरुआत हुआ 1947 पहले से ही था, हाँ पहले से ही था, 47 से ही है, लेकिन उसे और मजबूत किया गया, हाँ मजबूत किया गया है, संशोधित किया गया 1992 में, लक्षित किया गया 1997 में, तो मजबूत किया गया है। यस सही है, क्या है, सही है। अगला, एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 में शुरू हुआ, सही है, याद कर लेना, यह भी सही है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं शुरू कब हुआ, 1975, याद करो कब हुआ, अरे बड़ा सही है ना, बोलो याद करो 1975। काम के बदले अनाज कार्यक्रम दाम पढ़ाए थे 1977 78। कौन से पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना पूछता है रे बैला, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष नहीं 4 वर्ष, 74 से 78 ना आएगा। हाँ तो ये भी सही, ये भी तो कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 समझा रे। यस, नेक्स्ट, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, अभी लिखाए भी थे ना कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कितने ग्रामीण जनसंख्या को योग परिवार के रूप में वर्गीकृत किया गया, यानी योग है, यानी वो खाद्य प्राप्त करने के लिए योग है, यानी गरीब है, क्या है 75%। अन्नपूर्णा योजना जो शुरुआत हुआ अप्रैल 2000 ईस्वी, 2000 ईस्वी, लेकिन तुम लोग एक के ना समझ लेना, अंत्योदय अलग है। अंत्योदय जो है यह आपका 25 दिसंबर 2000 ईस्वी अंत्योदय है, ये गरीब से गरीब के लिए, गरीब से निर्धन में भी निर्धन। लेकिन अन्नपूर्णा किसके लिए है, अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ 2005 में नहीं, अब ये गलत है, 2000 ईस्वी 2000। तो कौन सही है, एक सही नहीं है, एक सही नहीं है। अब ये तो ये होगा, इस योजना का लक्ष्य निर्धन में सबसे निर्धन नहीं, निर्धन में सबसे निर्धन अंत्योदय है। अरे बैला रे, अभी तो लिख दिए, 2 सही क्या बोल रहा है रे, निर्धन में सबसे निर्धन कौन है, अंत्योदय, यह भी गलत। तो कौन है सही, ना तो 1 और ना ही 2। अगला, अंत्योदय अन्न योजना वही जिसका प्रारंभ हुआ 25 दिसंबर 2000 ईस्वी, 2000 ईस्वी, गरीब में भी गरीब, निर्धन में भी निर्धन। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में। यस, अब 1000 बार बोल रहे, नहीं बोल रहे, कौन सही है। अगला, अप्रैल 2002 से प्रति पात्र परिवार खाद्यान्न की 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम, सही है।
यह भी याद कर लेना। तो कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगला, खाद्य सुरक्षा सहकारी समिति, खाद्य सुरक्षा सहकारी समिति के भूमिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? सही। तो देखते हैं, तो गुजरात में अधिकांश राशन की दुकानें सहकारी समिति के माध्यम से संचालित की जाती। गलत है। सहकारी समिति से अधिकांश राशन के दुकान सहकारी समिति के माध्यम से संचालित गुजरात में नहीं, बल्कि तमिलनाडु का, तमिलनाडु, जहां पर मुख्यमंत्री कौन बना है? मुख्यमंत्री कौन बना है? थालापति विजय। अरे थालापति बोलता है। तो ये तमिलनाडु, तमिल, अमूल बड़ा गुजरात। उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है। अमूल तो गुजरात, आनंद गुजरात में, अमूल आनंद गुजरात, आनंद गुजरात में स्थापना हुआ 1946 में, 1946 में। समझा रे? बंद रहा रे दोनों रे, बकलोलबा, यहाँ ध्यान देना। 1946 में। तो यह भी गलत है। अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है? आनंद, वही आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। दोनों गलत है, दोनों गलत है, दोनों। तो ना तो एक ना ही दो। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। विचार करो, क्या विचार करो? कौन सही है, कौन सही है, उस पर विचार करो। तो वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में, हाँ, गरीबी उन्मूलन कहाँ चलेगा? ग्रामीण क्षेत्र में चलेगा। ज्यादा गरीबी ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो शुरुआत हुआ 1947, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, दोपहर का भोजन विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। हाँ, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में ये भी आएगा, ठीक है ना? दोपहर का भोजन भी आएगा, इसे मिड डे मील बोलते हैं, ये भी आएगा। सही है। अगला, रोजगार कार्यक्रम गरीबी के आय में बढ़ोतरी कर। हाँ, रोजगार कार्यक्रम चलाएगा तो गरीबी के आय में बढ़ोतरी होगा, बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में योगदान देगा। यस, योगदान देगा। तो कौन सही है? ए। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित योजनाओं और उनके आरंभ वर्ष पर विचार करो। पहले ही पढ़ा दिए हैं ना? पढ़ाए थे, पढ़ाए थे रे। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, संशोधित 1992 पढ़ाए थे। लक्षित 1997, अन्नपूर्णा 2002। और यही बिहार दरोगा में था। बिहार दरोगा के 1799 पोस्ट में फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन था। तो यहाँ पर सब सही, सब यहाँ पर मिलान करने में था, यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है। कौन कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर लो। एकदम खुश होगा, एकदम खुश होगा कि एकदम खत्म हो गए, 10 बजे खत्म हो गए। अब एकदम पूरा मौज करबे, रात भर सुतबे एकदम गर्दा मचाए के। चलो ऑनलाइन वालों, क्लास एनसीईआरटी ऑल आउट क्लास 9th इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया है, क्लास 9 का। अब क्लास 10, 11, 12 बचा हुआ है। समय आ गया है। अब आप लोग को जो जानकारी चाहिए वो जानकारी देते हैं। लाइक कर दो ऑनलाइन वालों जो लाइक नहीं किया अभी तक। अगर आप लोग कम टाइम में चाहते हैं, कैसे सर हम अपना कम टाइम से बहुते पढ़ लिया है, हमको कम टाइम में बेहतर परफॉर्मेंस करना है, तो आपके लिए यह लुसेंट ऑब्जेक्टिव बेस चल रहा है। इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि पहले हम जो थ्योरी बताने का होता है कम टाइम में, जो कुछ बताने को होता है बता देते हैं, उसके बाद दम भर प्रैक्टिस चलता है। तो आप आराम से इससे आंख बन करके जुड़ जाओ। और कितना लोग ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहा है, साइंस से परेशान हो रहा है, आंख बन करके जुड़ जाओ। कम टाइम में साइंस ये आपका जबरदस्त तैयारी हो जाएगा, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। सब जो इसमें आपका क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जहाँ थ्योरी बताना पड़ा वहाँ थ्योरी भी बताएं। लेकिन आप लोग कितना लोग बोलते हैं सर हम बहुत फाउंडेशन पढ़े हैं,
फाउंडेशन वगैरह पढ़ लें, थ्योरी पढ़ लें, टारगेट पढ़ लें, लेकिन उसको हमेशा याद कैसे रहेगा, और भूले नहीं, और लगातार रिवीजन होते रहे, और सेट में नंबर भी बढ़े, नंबर भी नहीं बढ़ रहा है और नहीं तो फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, तब आपको विजेता बेस से जुड़ना अनिवार्य है। यह विजेता बेस और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव बेच है, ठीक है ना। अगर आप इससे जुड़ गए तो आपको इससे भी नहीं जुड़ना है, उसी में मिल जाएगा। आपको इससे भी नहीं जुड़ना है, विजेता में ही मिल जाएगा। यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपको इसमें मिल जाएगा। बाकी बात कितना लोग का क्वेश्चन है कि सर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा आगामी जो आने वाला, उसके लिए बताइए ना। एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए दम भर पढ़ना पड़ता है। तो आपके अभी वैकेंसी नहीं दिया है, तो आपको अभी मौका है, मौका है। तो ये लक्ष्य बैच है जो 2026 बिहार पुलिस, बिहार दरोगा। देखो अलग अलग बैच हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं एक ही बैच पढ़ो सब निकलेगा। इतना जबरदस्त पढ़ाया गया है फाउंडेशन बैच, और पढ़ा रहे हैं। ये बैच चल रहा है आपका 9 बजे से लेकर 9:30 से लेकर 12 बजे तक चल रहा है। और ये इतना जबरदस्त पढ़ाया जा रहा है, कुछ कहने का नहीं। एकदम क्लास में धीरे धीरे आराम से पोस्टमार्टम करते हुए, सुपरा साफ करते हुए, रिवीजन कराते हुए, क्वेश्चन पूछते हुए, ऑब्जेक्टिव लगवाते हुए, और उसके बाद फिर आप लोग का बोर्ड पीडीएफ, हैंड रिटन नोट सब देते हुए, और 90% सब क्लास में करवा देते हैं। और ये आपका कोई भी एग्जाम दो, फिजिक्स जीएस के लिए अलग से फाउंडेशन किसी का खरीदने जरूरत नहीं पड़ेगा, थ्योरी पढ़ने जरूरत नहीं पड़ेगा। आप कई बार रिसीव कर लीजिए, फिर कोई भी एग्जाम हो इसमें आपका सब सब्जेक्ट हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टडी, बिहार स्पेशल, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब। जो मंजिल बेच वाला बोल रहा है क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, वो विजेता बेच से जुड़ो, विजेता बेच और सब्जेक्ट वाला समय आ गया, उसके बाद तुम जिंदगी में कुछ नहीं करना पड़ेगा। बाकी बार ये मंजिल बेच जो टारगेट पढ़ना चाहते थे, फाउंडेशन नहीं, हम फाउंडेशन जो है अन्य जगह और कहीं कहीं हम पढ़ लिए हैं, हमको आपसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप टारगेट चाहिए तो आप इससे जुड़िए, टारगेट बेस से, चाहे बिहार पुलिस या बिहार दरोगा हो। कम टाइम में रिकॉर्डर मिल जाएगा, जबरदस्त मिल जाएगा, और कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन है टारगेट, ठीक है ना। बाकी बार ये सभी मिलेगा आपको। जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाइए और इंस्टॉल करके जुड़ जाइए। बाकी बार ये आपका मैथ फाउंडेशन बैच आया है, जिसमें अभी 3 क्लास हुआ है। अगर आप आगामी बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और एसएससी, जीडी, रेलवे इत्यादि के लिए चाहते हैं कि मैथ हमको फाउंडेशन पढ़ना है और गदा मचाना है, तो आप इससे जुड़ जाइए। ऐसे फाउंडेशन बेच पहले से भी चल रहा था, तो ये भी अभी चल ही रहा है। इससे जो जुड़ गए हैं उसको फिर ये नहीं लेना है। ऐसे अभी नया नया ये लॉन्च हुआ है। और ये कहाँ क्लास चल रहा है, तो पटना ऑफलाइन सेंटर, जो केला मंडी के पीछे आरके सुमन बिल्डिंग में है, वहीं से ये मैथ क्लास चल रहा है फाउंडेशन। तो आप वहाँ पे जाकर जुड़ सकते हैं। कल आपका फिर जो है आपका क्या ना, ये एडवर्टाइज 7500 का प्ले लिस्ट है। और ये आपका जगदेव सर जम्मू है, जहाँ पर ग्रुप डी के लिए अभी 25 मैथ स्पेशल चल रहा है, 10:30 बजे दिन से चल रहा है। तो आप जुड़िए, और इसमें भी बहुत सारा चीज मिलता है। मेरा वीडियो, सर का वीडियो, बहुत सारा वीडियो मिलता है आपको जगदेव सर जम्मू यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता है कि 100 नंबर का हम सेट लगवा रहे हैं, जो कॉम्बो है, जो कॉम्बो मतलब एक ही है, बिहार पुलिस और दरोगा, और लाजवाब है। क्वेश्चन आपका लेवल रखा गया है, और ये आपका मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे चलता है। तो मंडे वाला तो कल सॉल्यूशन करवा दिए हैं, कल अब वेडनेसडे है, तो कल भी आपका सेट चलेगा। पटना वाला जो सेंटर है ऑफलाइन, वहाँ भी चल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर तो चलवे कर रहा है, जम्मू में चलिए रहा है, यहाँ तो हम ही है, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ जाके भी जुड़ सकते हैं। सुबह में भी चल रहा है, शाम में भी चल रहा है, और फिर सोल्यूशन हम खुद दे देते हैं, ठीक है ना। बाकी बार और वहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगा, जाइएगा तो। बाकी बार ये आपका पटना का एड्रेस है, ठीक है ना, बाजार समिति, रामकृष्णन कॉलोनी, केला मंडी पीछे आरके सुमन बिल्डिंग। मोबाइल नंबर पटना का कॉन्टेक्ट ये रहा, ठीक है ना। तो सभी चीज जानकारी मिल गया होगा। बताइए क्लास कैसा लगा, लाइक वगैरह कर दीजिए जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, ठीक है ना। जल्दी बताओ, मजा आया है? आशटी जी के क्लास स्टार्ट कीजिए ना ऐप पर प्लीज सर। ओके, अभी टाइम लगेगा, उसके बाद कर देंगे। और बोलो सर, बिहार पुलिस मैथ आउट हो गए, मेरिट आउट हो गए हैं। आपका टारगेट बैच पूरा किए थे, तब रिजल्ट हुआ था, अब क्या करें? तो रिजल्ट अगला बार भी होगा, सिर्फ मतलब डिवीजन और लगातार मतलब
पढ़ाई से जुड़े रहना है तो रिजल्ट अगला बार भी होगा। लेकिन फिजिकल जो है अभी से ही थोड़ा मोड़ा सुबह सुबह एक टाइम जाके आधा एक घंटा टाइम दीजिए, क्योंकि आप फिजिकल कारण आउट हुए हैं। ठीक है ना। आज बात काफी नहीं की लिख रहा है। हेलो सर, मैं लुसेंट का बेच लिया हूँ और बिहार पुलिस का लेना है, डिस्काउंट मिल सकता है? देखो, 449 रुपया में 14 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अब उतना में अगर देखेगा तो 30 से 40 रुपया के बीच में एक सब्जेक्ट का पड़ता है, और पढ़ाते हैं इतना अंदर जाके फाउंडेशन कुछ कहने को नहीं। तो नॉर्मल है। बाकी बात एप्लीकेशन पर जो एक बार फिक्स हो जाता है वो सबके लिए फिक्स रहता है। हम भी बेच लेंगे तो हमको भी उतना देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। ऑफलाइन नहीं है कि चलो हाँ चलो कुछ कम भी दे दो चलेगा। ठीक है ना। ऐसे ऑफलाइन में तो पहले से ही थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है। बाकी बार आपका करंट अफेयर्स भी स्टार्ट हो रहा है। करंट अफेयर्स भी आपका चलेगा। ठीक है ना। सेकंड यूट्यूब चैनल पर हो सकता है चले। ठीक है ना। तो आप जुड़ जाइए, पर डे सुबह सुबह आधा घंटा करंट अफेयर्स चलेगा। गुरु जी, ऐप पे मेरा कमेंट बंद कर दिया गया है, तुम बदमाशी किया होगा कुछ, तूने बंद कर दिया है। व्हाट्सएप पे मैसेज करना। अच्छा, कुछ जो बदमाशी किया उसके बारे में लिख देना कि आपसे गलती नहीं होगा, तो कमेंट आपका चालू कर दिया जाएगा। चलो ऑनलाइन वालों, बाय बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, और जिक्के जी मस्ती देखते रहो। ठीक है ना। और आगे बढ़ते रहो। ठीक है। चलिए, गुड नाइट, स्लीप टाइट, जय हिंद, बाय।